तो हमने 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिया है। पहला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेकेंड टिश्यूज़। तो अब हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? ओके, तो डाइवर्सिटी क्या है? द अर्थ इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज़। हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है जो कि अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम अलोन कंटेन ओवर 1 मिलियन स्पेसीज। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिमल किंगडम, मतलब हमारे अर्थ में एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसी के कितने सारे मिलियंस स्पेशीज़ होंगे। ठीक है, एनिमल्स के बहुत सारे स्पेशीज़ हैं। वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के, स्मॉल ग्रासेस से लेके टॉल ट्रीज़ तक बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं। और इसी वेराइटीज़ को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक किसी एरिया में कितने वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। ठीक है, कि उस एरिया में कितने वेराइटीज़ ऑफ एनिमल और कितने वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, तो उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर क्या है कि नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या है कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है करना, इसका ये पहले हम समझते हैं। क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं कि हम अगर पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बैठे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा ये पढ़ने में। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, तो ताकि हम लोग ईज़िली सारे चीज़ों को, सारे वेराइटीज़ को स्टडी कर सकें, तो वो स्टडी करने के लिए इजी हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो अभी आगे देखते हैं। अब एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देते हैं दोनों के इन्वायरमेंट को लेके। ठीक है, एक हो गया जो वाटर में रहते हैं जो, और एक जो लैंड में रहते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में दोनों को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, दोनों को क्लासीफाई कर देते हैं। पर इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? ड्रॉबैक मतलब कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आए? तो ये प्रॉब्लम्स, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के ये प्रॉब्लम्स हुए कि बहुत सारे तरीके के छोटे से लेके बड़े एनिमल तक वाटर में रहते हैं और छोटे से लेके बड़े प्लांट तक लैंड में रहते हैं, और मतलब एंड वाइस वर्सा। ठीक है, पर अब ये जो इतने सारे वेराइटीज़ जो होते हैं, तो ये भी तो क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है ना। इस तरीके से तो हमने कर लिया कि लैंड और टेरेस्ट्रियल, पर बाकी उसके अंदर जो इतने वेराइटीज़ के स्पेसीज़ हैं उन्हें हम कैसे फिर स्टडी करें, उनके बीच में कैसे डिफरेंसेस क्रिएट करें, क्योंकि सब एक जैसे तो नहीं है। छोटा लाइक सी हॉर्स से लेके बड़े व्हेल तक प्रेजेंट है, तो अब इनके बॉडी में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक व्हेल है जिनका बॉडी बहुत बड़ा और एक सी हॉर्स जिसका बॉडी छोटा सा है, तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। तो इन दोनों को हम लोग एक कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। ठीक है, तो ये हम एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक था। ओके, फिर सबने क्या सोचा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस रखते हैं हम। ठीक है, जिनके आधार पे उन्हें हम क्लासीफाई कर सकें। तो सबसे पहले क्या? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे हम क्या करते? डिसाइड करते, क्लासीफाई करते। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया प्रोकैरियोटिक, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक्स। और यूकैरियोटिक्स कौन से हो गए? जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, उन्हें हमने कह दिया यूकैरियोटिक। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज गिव्स बेटर एफिशिएंसी टू सेल। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज सब प्रेजेंट हो, वो हमारे यूकैरियोटिक्स में आ गया। तो ये हमारा एक हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल्स। ठीक है, फिर दूसरा बेसिस हमारा हो गया नंबर्स ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते थे? जिनमें सिंगल सेल होते थे। ठीक है, वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता था। और मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन 1 सेल्स प्रेजेंट होते थे, वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता था। बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल देयर कैन बी सम डिवीजन ऑफ लेबर टू गेन मोर एफिशिएंसी। अब जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में सेल्स हैं उनके पास क्या है?
डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब उनके पास डिवीज़न करने की कैपेसिटी है। वो डिवीज़न ऑफ लेबर, वो सारे सेल्स अलग अलग मिलके अलग अलग स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं। तो इस बेसिस से भी हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन एक करने का सोचा। ठीक है, तो अभी दो बेसिस क्या क्या हो गया, एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया एंड मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। फिर आया हमारा थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, तो इसमें हो गया एक ऑटोट्रॉप्स, एक हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड्स, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। All green plants are autotrophs. They have a pigment chlorophyll in a green part which facilitate photosynthesis. Okay. फिर हेट्रोट्रॉप्स हमारा जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स दे डो नॉट हैव क्लोरोफिल। ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसके ग्रुप में कौन कौन से आ गए, एनिमल्स, फंजाई, कुछ बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो तीन बेसिस हमने पढ़ लिया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, फिर नंबर ऑफ सेल्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमारा फोर्थ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर आर स्मॉल लाइक हाइड्रा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स आर असाइंड अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स के ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, बट इन लार्ज ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात हो गया, बट इन लार्ज ऑर्गेनिज्म टिश्यूज़ ग्रुप टू फॉर्म एन ऑर्गन। पर लार्ज ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि टिश्यूज़ का ग्रुप बन के एक ऑर्गन बनता है, जो क्या करते हैं, जो बाद में ऑर्गन सिस्टम बन के क्या करते हैं, सारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क्स करते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी किसी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस टिश्यू तक होता है कि सेल्स मिल के टिश्यू बनाए हैं और वो टिश्यूज़ वर्क कर रहा है। पर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं कि टिश्यू मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, जो फर्दर ऑर्गन सिस्टम बना के और सारे काम को, सारे स्पेसिफिक वर्क को करता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या क्या हो गया, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ये दोनों हमारे हो गए। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ये सारे हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। मैंने पहले भी ये चीज़ पढ़ाया था आपको। इवन इन लार्जर प्लांट देयर इज़ अ सेपरेट रूट सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इनफैक्ट लार्जर प्लांट्स में भी क्या होता है कि उनके सेपरेट रूट सिस्टम्स होते हैं, वाटर के कंडक्शन और वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए एक अलग से रूट सिस्टम होता है। ठीक है, लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। लीव्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस सब ग्रुप्स। ये भी देखते हुए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को हम और भी सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड हो गया नंबर ऑफ सेल्स, फिर थर्ड हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ आ गया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। फिर है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में। ठीक है, 1859 में उन्होंने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एज पर हिज थ्योरीज ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। ठीक है, प्रिमिटिव बॉडी डिज़ाइन कम अर्ली इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। पहले जो बॉडी डिज़ाइन थे वो बहुत ही सिंपल होते थे, जो कि बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बन गए। ठीक है, अब क्या है, अभी के जो बॉडी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका बॉडी फॉर्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, पर पहले के जो यूनिसेलुलर होते थे उनके सिंपल बॉडी डिज़ाइंस होता था। ठीक है, यही वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। दिस गेव राइज टू सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म। धीरे धीरे जैसे ही क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते जा रहे हैं बॉडी के, तो डाइवर्सिटी क्या हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। पर क्या है कि सबके एंसेस्टर कॉमन है, सबके पूर्वज क्या है, कॉमन है, जिसके वजह से ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
द क्लोजर इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो करीबी रिलेशनशिप है इवोल्यूशनरी, मतलब पुराने समय का जो रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये भी क्या है, एक तरह का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लाइक हम देखते हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सेम स्पेसिस से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक इस ग्रुप में क्लासिफाई हो गए। ये दो ऑर्गेनिज्म अलग उससे स्पेसिस से ये करते हैं, तो ये दोनों अलग ग्रुप में आ गए। तो मतलब कि सबकी इवोल्यूशनरी रिलेशन को भी देखा जा रहा है कि कौन पहले किससे उभर के आया है, तो उसको उस तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशंस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। ओके, फिर क्या आया, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ये किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर इन 1959 में एंड कार्ल वूज 1977 में। इन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि रॉबर्ट विटेकर 1959 में क्या किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। RH विटेकर भी कहीं कहीं लिखा होता है। ओके, तो ये किस तरीके से क्लासिफाई किए थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन 5 किंगडम में से इन्होंने डिवाइड किया था। ओके, क्या था, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, फंजाई में क्या है, प्लांटे एनिमेलिया में क्या है। ओके, फिर जो हमारा किंगडम होता है वो फर्दर किस तरीके से लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है, हम फाइलम होता है सबसे पहले कि कोई एनिमल्स का जैसे ये है तो इनका एक फाइलम हुआ। ठीक है, अब इसमें ये 2 क्लासेस में बटे, 2 क्लासेस से ये 2 ऑर्डर में बटे, 2 ऑर्डर से ये 2 फैमिलीज़ में बटे, और ये 2 फैमिलीज से फिर ये 2 जीनस में और 2 स्पेसेस, इस तरीके से ये फर्दर क्या होता है, क्लासीफाई होते जाता है। तो इसको आप याद रखने के लिए क्या करेंगे, किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम होता है। सबसे पहले किंगडम में होता है, फिर फाइलम। ठीक है, तो KPCOFGS। ठीक है, ये है आपको। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे हमेशा, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सीक। ठीक है, इसको मैं अलग पेज में आपको बताऊंगी। ओके, द सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स वी अराइव एट द बेसिक यूनिट। अब इसको धीरे धीरे हम जब क्लासीफाई कर रहे हैं स्मॉल से स्मॉल ग्रुप में, तो हम क्या आ गए, बेसिक यूनिट पे हम आ गए कि ये हमारा यूनिट है। तो स्पेसिस क्या हो गया हमारा, जो कि हमारा यूनिट है। ठीक है, स्पेसिस सबसे स्मॉलर यूनिट हमारा हो गया। ठीक है, जहाँ से क्या ईज़िली हम सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ओके, अब आपको कैसे इसको याद रखना है ये आता है मेरे को, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सीक। ठीक है, फैमिली, गेट, सीक। अब के से हमारा किंगडम हो गया, ई से फाइलम, सी से हमारा क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पेसिस। तो इस तरीके से आप हायरार्की याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ईजिली याद हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम है वो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन में। अब कल से हम इसको क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो एंड थैंक यू।